वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कैप्टन जिलेश सिंह अकेडमी। मैं नीरज बुमरा स्वागत करता हूं बायोलॉजी की इस क्लास में। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी लाइफ प्रोसेस की क्लास को। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ाई की थी बच्चों, वो पढ़ाई की थी हमने न्यूट्रिशन के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे, क्या ट्रैक रहेगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन होता क्या है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो जो रेस्पिरेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें फूड को बर्न किया जाता है। ठीक है, इस फूड को बर्न किया जाता है किसकी हेल्प से बच्चों? इसको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से। क्यों बर्न किया जाता है? क्योंकि ये रिलीज करता है एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, और ये एटीपी जरूरी है हमारी बॉडी को कंटिन्यू रखने के लिए। क्योंकि अगर ये नहीं हुई तो हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। और ये एटीपी कहाँ प्रोड्यूस होगी? तो ये बच्चों प्रोड्यूस होगी सेल के अंदर। हमारी एक सेल ऑर्गेनली है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होगा एटीपी। ठीक है, अब होता क्या है इसमें वो देख लेते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल, और इस एटीपी मॉलिक्यूल की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जो कि बाद में यूज करने के बाद कन्वर्ट हो जाती है बच्चों किसमें? एडीपी। अब ये एडीपी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो एडीपी की फुल फॉर्म रहेगी बच्चों एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और पहले 3 मॉलिक्यूल थे फॉस्फोरस के, अब 2 मॉलिक्यूल बचे हैं। तो एक निकल गया, जो निकल गया उसको अलग से नाम दे देंगे हम, जिसका नाम है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा कर दें, मान लो एडीपी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला दिया जाए, तो फाइनली हमारे पास बन के वापस से क्या आ जाएगी? एटीपी। ठीक है, इसको उल्टा कर दें, अगर हम एटीपी को यूज कर लें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में कुछ इस तरीके से ही एटीपी बनती है। ठीक है, अब जो ये एटीपी है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल। एनर्जी जो हमारी सेल के अंदर स्टोर होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है बच्चों? तो स्टोर होती है एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में। व्हेन द सेल नीड एनर्जी, जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी का यूज कर लिया जाता है, एटीपी को तोड़ लिया जाता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में एटीपी को तोड़ेंगे बच्चों? हम वाटर की प्रेजेंस में। और कौन सी फॉर्म में तोड़ देंगे हम? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, तो जब भी देखो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में स्टोर रहेगी, हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में स्टोर रहेगी एनर्जी। जब भी बॉडी को जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की तो बॉडी उसका यूज कर लेगी। कैसे यूज करेगी? उसका वाटर की प्रेजेंस में उसको तोड़ देगी एटीपी को। कहाँ? एडीपी और एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करती है एनर्जी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम कि रेस्पिरेशन जो हम पढ़ने वाले हैं ये कितने तरीके का होता है। तो रेस्पिरेशन बच्चों बेसिकली 2 तरीके का है। कौन सा? एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन। 1 बाय 1 देखते हैं क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या रहेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी। मतलब इस कंडीशन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो यहाँ पे जो एनर्जी बनेगी ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा बनेगी। किसके कंपैरिजन में? अनएरोबिक रेस्पिरेशन के। एंड प्रोडक्ट मतलब जो इनिशियल रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, तो एंड प्रोडक्ट्स यहाँ क्या क्या निकल के सामने आएंगे? अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन का यूज कर रहे हैं तो एंड में हमारे पास निकलेगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, और ये कहाँ होती है? ये ऐसी जो रिएक्शंस है एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ परफॉर्म होगा? तो लगभग जो सारे ऑर्गेनिज्म है ना, इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो लगभग जितने भी हैं वो इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। अब इसको थ्योरेटिकली समझते हैं कैसा, और रिएक्शन की तरीके से समझते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, देखो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी हो ग्लूकोज की फॉर्म में है। ठीक है, तो मेन टास्क है हमें इस चीज को यूज करना है। कैसे? ग्लूकोज को हम एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज करेंगे, और ग्लूकोज को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर देंगे बच्चों किसमें? पायरुवेट में। ठीक है, और ये सारी चीजें कहाँ होंगी? ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना तो ये सेल के अंदर ही हो रहा है, लेकिन सेल में भी पर्टिकुलर जगह कौन सी? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है भाई? तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही पायरुवेट बन गया तो पायरुवेट को फिर से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में। और हमारे पास क्या चीजें निकल के आएंगी? तो निकल के आएंगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी।
और अब ये जो रिएक्शन है पायरुवेट से लेके ये आगे तक का रिएक्शन है, ये कहाँ परफॉर्म होगा? तो ये परफॉर्म होगा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो रिएक्शंस के थ्रू समझो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया पायरुवेट में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट किया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कहाँ पे किया गया? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, पायरुवेट को भी कन्वर्ट किया गया किन किन चीजों में? CO2 में, H2 में और एनर्जी में। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कहाँ पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये हमारा है एरोबिक रेस्पिरेशन विद रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही हम एनारोबिक को पढ़ेंगे, तो जिसका नाम ही अनएरोबिक है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। यहाँ पे एनर्जी जरूर प्रोड्यूस होगी, ठीक है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है बच्चों यहाँ पे। वहाँ पे हमारे पास एंड प्रोडक्ट CO2 H2 और एनर्जी आए थे, लेकिन यहाँ पे एंड प्रोडक्ट हमारे पास लैक्टिक एसिड आ सकता है, या फिर लैक्टिक एसिड की जगह इथेनॉल आ सकता है, CO2 भी मिल सकता है और एनर्जी भी मिल सकती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? जगह कौन सी है इनकी? तो इनके लिए जगह बनी है भैया मसल्स या फिर ईस्ट, जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है। इन जगह पे परफॉर्म होगी ये रिएक्शन। देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आएंगे। अगर अनएरोबिक रिएक्शंस मसल्स के अंदर हो रही है ना बच्चों, तो फिर से वही कंसेप्ट, हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया पायरुवेट के अंदर। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। तो ये तो पिछले वाली रिएक्शन के जैसे सिमिलर बात होगी। ठीक है, अब पायरुवेट से आगे कन्वर्ट करेंगे। पायरुवेट से आगे हमने चीज़ों को कन्वर्ट किया लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में, लेकिन इस बार हालात दूसरे हैं। क्या? इस बार यहाँ पे एब्सेंस होनी चाहिए ऑक्सीजन की, अगर ये प्रोडक्ट बनाने हैं तो। ठीक है, और पिछले वाले में माइटोकॉन्ड्रिया यूज हुआ था, लेकिन यहाँ अब माइटोकॉन्ड्रिया यूज ना करके यहाँ होनी चाहिए मसल सेल, तब कहीं जाके पायरुवेट से ये चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो एक तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये रिएक्शन होगी। दूसरी देखते हैं अनएरोबिक रिएक्शन, अगर हम इस बार मसल्स की जगह परफॉर्म करा दे ईस्ट में, तो फिर से सेम प्रोसेस। हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट किया बच्चों सबसे पहले पायरुवेट में। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया। कहाँ पे किया? साइटोप्लाज्म में किया। ठीक है, यहाँ तक तो तीनों ही सेम थे। ठीक है, पायरुवेट को हमने कन्वर्ट कर दिया इथेनॉल में, CO2 में और एनर्जी में। ठीक है, लेकिन एब्सेंस होनी चाहिए ऑक्सीजन की, और इस बार ना मसल्स ना माइटोकॉन्ड्रिया, जगह होगी ईस्ट के अंदर, जो कि यूनिसेलुलर फंगस है, तब कहीं जाके वो प्रोडक्ट्स आएंगे। तो इस तरीके से एरोबिक और अनएरोबिक रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे चीजें दिखाई गई हैं कॉमन, कि ग्लूकोज से लेके पायरुवेट तक तो सारा सेम है, सबके अंदर सेम है। उसके आगे चीजें बदल जाती हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, CO2 H2 और एनर्जी मिल जाएगी। अगर रिएक्शन मसल्स के अंदर हो रही है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस चलेगी, तो बन जाएगा क्या? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अगर रिएक्शन ईस्ट के अंदर हो रही है तो भी ऑक्सीजन की एब्सेंस चलेगी, तो प्रोडक्ट बन जाएगा इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो सबसे पहले तो हमें बॉडी पार्ट्स का पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से बॉडी पार्ट की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट रहेगी बच्चों नोस्ट्रिल की, नेजल कैविटी की, फेरिंग्स की, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स एंड डायफ्राम। ये बॉडी पार्ट हैं बच्चों जो कहाँ इन्वॉल्व रहेंगे एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस के ड्यूरेशन में। डायग्राम में देख पा रहे होगे कि कहाँ नेजल कैविटी है, नाक वाला रीजन, फिर उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे हम यहाँ पे फेरिंग्स आ जाएगा, फेरिंग्स से आगे यहाँ लैरिंग्स है, लैरिंग्स से आगे बच्चों यहाँ पे आ गया ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई रीजन है, ब्रोंकाई से फिर एल्वियोलीज है, एल्वियोलीज से क्या है? हमारे पूरे लंग्स की फॉर्मेशन, और नीचे की तरफ यहाँ होता है बच्चों डायफ्राम। ठीक है, तो ये सारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। देख लेते हैं वन बाय वन किसका क्या काम है। ठीक है, देखते हैं बच्चों।
देखो सबसे पहले जो एयर है ना बच्चों, जो एयर है वो एंटर करेगी नोस्ट्रिल के अंदर, नाक वाले रीजन के अंदर एयर एंटर करेगी। सीक्वेंस वाइज याद रखना है आपने। देखो एक चीज कंफर्म है, अगर आप ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको सीक्वेंस एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। आप एक ऑर्गन को उसके बाद नहीं, पहले नहीं, जहां पे उन्होंने बताया है एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उस चीज को गड़बड़ करोगे तो सीधी सी बात है, वो मैकेनिज्म टोटली गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले एयर किसके पास आई है, एयर आई है नोस्ट्रिल के पास। ठीक है, एयर आई है नोस्ट्रिल के पास। इसके बाद देखो हेयर और म्यूकस होती है भैया इन नोस्ट्रिल में, नाक के अंदर। क्यों होती है ये, तो ये होती है बच्चों कोई भी डस्ट पार्टिकल बाहर से ना आ जाए। ठीक है, उसको ट्रैप कर लेगी, अंदर नहीं जाने देगी ये। ठीक है, इसके जस्ट बाद जो एयर नोस्ट्रिल में आई थी वो नेक्स्ट किस पार्ट के पास जाएगी, तो नेक्स्ट जाएगी बच्चों फेरिंग्स के पास। ठीक है, जो कि कॉमन पैसेज है, फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड के लिए और एयर के लिए। फेरिंग्स से अगला जो पार्ट है जहां एयर जाएगी वो रहेगी लैरिंग्स। लैरिंग्स से अगला पार्ट कहाँ, ट्रैकिया के अंदर चली जाएगी। ट्रैकिया से वो चीज ब्रोंकाई के अंदर जाएगी और ब्रोंकाई से वो चीज लंग्स में एंटर कर जाएगी। लंग्स में भी कहाँ, एल्वियोली के अंदर। लंग्स में भी कहाँ, एल्वियोली के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हो गया रास्ता जहां से एयर ने एंटर किया और इसी रास्ते से बाहर भी आएगी। फिर देखते हैं ट्रैकिया क्या है। ट्रैकिया के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, कि ट्रैकिया एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किस चीज की बनी हुई है बच्चों, तो बनी हुई है कार्टिलेज की। ठीक है ना। अब ये कार्टिलेज की बनी क्यों हुई है, क्योंकि देखो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, पाइप जैसी स्ट्रक्चर है, कोलेप्स ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए, तो जो कार्टिलेज से बना होना इसका इस चीज के लिए बेनिफिट है कि ये कभी भी कोलेप्स नहीं होगी। ठीक है, और कोलेप्स नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, एयर आसानी से ट्रेवल कर सकती है ट्रैकिया में। अगर कोलेप्स हुई तो एयर ट्रेवल नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। अब इस ट्रैकिया से जस्ट नेक्स्ट अगला पार्ट होता है बच्चों, वो है ब्रोंकाई। ठीक है, अब ब्रोंकाई क्या है, ट्रैकिया एक सिंगल ट्यूब, इस ट्यूब से और ट्यूब, उन ट्यूब से भी और ट्यूब। ठीक है, तो ट्रैकिया से जो अगली जो ट्यूब डिवाइड होंगी, छोटी छोटी ट्यूब रहेंगी, उनको बोलते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई फर्दर और ट्यूब में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्योल्स। ठीक है, विच एंड द टीनी एयर सैक। और ये ब्रोंक्योल्स लास्ट में खुलते कहाँ हैं, ये खुलते हैं बच्चों एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इन जैसी स्ट्रक्चर में खुलेगी, जिनको हम एल्वियोली बोलते हैं। ठीक है, अब एल्वियोली किससे डील करेंगी, एल्वियोली के आसपास होती है ढेर सारी ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो वो उस ऑक्सीजन को इनहेल, जो हमने ऑक्सीजन की ना नोस्ट्रिल से और एल्वियोली तक, वो उस ऑक्सीजन को फिर कहाँ भेज देगी, वो भेज देगी ब्लड वेसल्स के पास। ठीक है, अब ब्लड में जाने के बाद आपको पता ही है कि ब्लड में जाने के बाद वो जो चीजें हैं वो जहां भी जरूरत होगी वहां पहुंचा दी जाएंगी। थ्रू द विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस, एल्वियोली हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एल्वियोली जो जगह है ना, वो प्लेटफॉर्म है जहां गैसेज का एक्सचेंज होता है। O2 है, वो इसके थ्रू ब्लड में जाएगी, ब्लड जो CO2 को लेकर आएगा वो एल्वियोली के थ्रू बाहर आएगी। तो इस तरीके से एयर कंडक्ट होती है, कहाँ, किधर कंट्रोल कंडक्ट होएगी, नोस्ट्रिल से लेके लंग्स के अंदर तक। क्लियर है। तो अब ये तो हो गया रास्ता कि किस तरीके से आई। अब देख लेते हैं जब ये रास्ता बन रहा था तो उस रास्ते के बनने के टाइम पे, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए होंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो देख लेते हैं। जब हमने एयर को अंदर की तरफ खींचा, व्हेन वी ब्रीद एयर इन, ठीक है, हमने हवा को अंदर खींचा, तो सीधी सी बात है भाई पूरी थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी है। ठीक है, पूरी थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुई तो क्या, देखो मैंने जब जैसे सांस लिया तो लंग्स से, लंग्स के नीचे की तरफ डायफ्राम थे, डायफ्राम यूं होता है, यू डोम शेप। ठीक है, तो जैसे ही मैं सांस लूंगा तो लंग्स फूलेंगे, फूलेंगे तो डायफ्राम नीचे की तरफ दब जाएगा। ठीक है, तो डायफ्राम जो नीचे की तरफ दबा है उसको बोलते हैं डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, या डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाएगा। और जो चेस्ट कैविटी है, सांस लिया, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इनहेलेशन के टाइम पे चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है और एयर एंटर इनटू द लंग्स, और इस तरीके से जो हवा हमने अंदर खींची वो कहाँ चली जाएगी, लंग्स के अंदर चली जाएगी। ठीक है बच्चों, सेम इसी तरीके से अब जिस ऑक्सीजन का यूज किया है तो CO2 को बाहर भी निकालना है, तो उसके लिए जो मैंने सांस लिया था उसको बाहर छोड़ूंगा, बाहर छोड़ूंगा तो लंग्स से वापस से कोलैप्स हो जाएंगे, डायफ्राम जो नीचे दबा हुआ था वापस से ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, जो चेस्ट कैविटी जो फूली हुई थी चेस्ट कैविटी वो कम हो जाएगी। ठीक है,
तो इसने वही किया कि जैसे ही एयर को बाहर की तरफ छोड़ा जाएगा तो जो डायफ्राम की मसल से दोबारा से रिलैक्स हो जाएंगी, ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब पहले फूल गई थी अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और लंग्स से एयर बाहर चली जाएगी। ठीक है, लंग्स से एयर कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से रेस्पिरेशन होगा ह्यूमंस के अंदर। ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हमने एरोबिक, अनएरोबिक, लंग्स के अंदर कौन कौन से बॉडी रेस्पिरेटरी ट्रैक के और लंग्स के बारे में पढ़ा, एक सीक्वेंस में पढ़ा, कहाँ से ऑक्सीजन ने एंटर किया इनहेलेशन में, कहाँ तक गई है, फिर CO2 कैसे आई है। ठीक है, कौन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ है और इस मैकेनिज्म में क्या क्या चेंजेज आए हैं, ये सब हमने पढ़ा है आज की इस क्लास में। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बच्चों हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करते रहें। ठीक है, और अपनी छुट्टियों को भी इंजॉय करें और पढ़ाई भी साथ साथ रखें। थैंक यू बच्चों।